बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो अपना इतिहास का पहला अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर का समय आ गया है। आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगी कि कैसे ढूंढना है, कैसे करना है। तो आपकी जो ये पुस्तक है इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न नहीं दिए गए हैं जो कि आ सकते हैं, जो कि प्रश्न बनते हैं और कभी जोड़ी के रूप में, खाली स्थान के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन के टेस्ट पेपर में भी दिए थे वो आपने किए होंगे, है ना। उस जैसे कुछ प्रश्न कुछ नए लेकर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे हैं तो ये जरूर पूछेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आपको याद हो गया हुआ, इतने सारे 5 वीडियो मैंने बनाए थे कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में यानी 1789 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति के प्रेरणा स्रोत जो थे, किससे प्रेरणा लेकर फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो हम बात करते हैं हॉब्स, रूसो जो राइटर थे उनके बारे में आपने स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि उन सब से प्रेरणा लेकर हुई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की वो बातें करते थे। तो इसका आंसर आता है मेनली जो है रूसो जो थे, जो कहते थे कि राजा कोई दैवी अवतार नहीं है, बल्कि जनता ने ही उसको एक अनुबंध के द्वारा, एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया। तो राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, राजा कोई दैवी अधिकार नहीं है, इसका खंडन किया था रूसो ने। तो इस क्रांति के जो प्रेरणा स्रोत थे उसको हम कहेंगे रूसो थे। ठीक है, उसके अलावा तीसरा अपना प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था। क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर रहे थे लेकिन किसके अगेंस्ट में हुई थी, कौन था ऐसा, तो उसका नाम कौन था, लुई 16 अंकल थे, है ना। लुई 16 नाम था उस समय, वो राजा थे, वो बैठे थे और उनकी अवस्था उसमें 20 वर्ष की थी। ठीक है, वो गद्दी पर बैठे थे, फिर सारी घटनाएं घटी थी उन्हीं के टाइम में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था, लुई 16। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि फ्रांस में कितने वर्ग थे, कितने वर्गों में बटा हुआ था फ्रांसीसी समाज। तो हमें अच्छे से पता है 3 वर्ग में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। उन तीनों में से पहला जो वर्ग था वो 3 वर्गों में बटे थे। उत्तर है इसका 3 वर्गों में थे। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग लोग, द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग जो कुछ सम्राट लोग थे, जिनको सामंत टाइप के, जमींदार टाइप के लोग थे, वो थे। तृतीय वर्ग जो था वो तृतीय स्टेट या थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता था और उसमें सभी लोग शामिल थे। आपके सामान्य जन मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि किसान, वकील, डॉक्टर, पेशेवर, सारे जो लोग थे पढ़े लिखे, वो सामान्य जन जो थे वो इसमें तृतीय वर्ग में आते थे। किसान थे, मजदूर थे, मोची थे, सभी लोगों को जो शामिल करें अपन तो वो इसमें तृतीय वर्ग में थे। ठीक है, और ये क्रांति किसने की थी, क्रांति भी तीसरे वर्ग ने ही की थी, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि ये जो अधिकार थे पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को कुछ अधिकार मिले थे, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो कर वसूलते थे। पादरी लोग धार्मिक कर वसूलते थे, कुलीन लोग दूसरा कर वसूलते थे। तो जनता पिस रही थी, 2-2, 3-3 कर दे रही थी और टैक्स भी सिर्फ ये 25% लोग दे रहे थे, बाकी वो लोग तो दे ही नहीं रहे थे, है ना। तो इसलिए ये विद्रोह बढ़ा था। ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो एक और प्रश्न जो बनता है वो है कि फ्रांस की क्रांति जो है किस वर्ग के द्वारा की गई थी। फ्रांस की क्रांति थर्ड स्टेट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक और बनता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कि नेपोलियन बोनापार्टा की इसमें बात की गई है। नेपोलियन बोनापार्टा, तो इन्होंने कब राज्य से किया था, कब ये राजा बने थे। नेपोलियन बोनापार्टा ने कब शासन संभाला। ठीक है, हालांकि ये पुस्तक में नहीं दिया है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1804 में क्रांति। 1789 में क्रांति हुई, 1791 में संविधान बना वहाँ का, 1794 में फिर से कन्वेंशन के हाथ में सत्ता आ गई, यानी जो थर्ड स्टेट था उसके कुलीन वर्ग संपन्न लोगों के हाथ में सत्ता आ गई थी। लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली और करीब 10 साल बाद जो है फिर से नेपोलियन बोनापार्टा ने जो है राजतंत्र संभाला, पुराने राजतंत्र समाप्त कर दिए और उन्होंने पूरे यूरोप में जो है विजय पताका फहराई और सब जगह नए राजतंत्रों की स्थापना की। ठीक है, तो कब संभाला, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टा ने जो है अपना शासन संभाला था।
और अगला क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड कि नेपोलियन बोनापार्टा, एक मिनट, नेपोलियन बोनापार्टा ना, नेपोलियन बोनापार्टा इनकी हार कब हुई, कौन से युद्ध में हुई, हार कौन से युद्ध में हुई? तो ये है वाटरलू का, इसका आंसर है वाटरलू, है ना। वाटरलू के युद्ध में इनकी हार हो गई और अंत में मृत्यु, ठीक है। यानी इन्होंने 1804 तक वाटरलू में 1815 में, यानी कुल इन्होंने जो है मुश्किल से 10-11 वर्ष शासन किया, लेकिन बहुत तेजी से इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्टा वाटरलू के युद्ध में जो है चले गए। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन बनता है। ये तो 5-6 प्रश्न मैंने आपको वो बताए जो कि इसमें नहीं है आपकी पुस्तक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी पुस्तक से कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, तो वो देखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। इसका आंसर हम लिखेंगे करों में अत्यधिक वृद्धि होने पर, करों में अत्यधिक वृद्धि होने पर एवं महंगाई बढ़ने से जीविका का संकट आ गया था, ठीक है। जीविका का संकट आ गया था, ठीक है। तो इसलिए क्रांति हुई, क्योंकि जब अपने जीवन पे बनाती है, लोग खूब अत्याचार सहन करते हैं, लेकिन जब अपनी जान पे बनाती है तो व्यक्ति मरता क्या ना करता वाली स्थिति हो जाती है और शस्त्र उठा लेते हैं, है ना। तो वही यहाँ भी हुआ था कि राजा चूंकि कर्जे में था, उसने जो युद्ध लड़ा था अमेरिका की जो उपनिवेश मुक्त कराए थे, तो उसमें भी बहुत खर्चा हुआ था। 2 अरब लिब्रे जो उसकी मुद्रा है वो पहले से ही जो है कर्जे में था, प्लस 10 अरब लिब्रे का और कर्जा आ गया था, है ना। और जो साहूकार थे वो सरकार से पैसा मांग रहे थे, 10% उन्होंने ब्याज बढ़ा दिया था। तो ऐसी स्थितियों में जो ये फ्रांस के राजा हैं उन्होंने कर बढ़ाए, तीनों वर्गों को बुलाया, लेकिन उसमें तीसरे वर्ग की बात सुनी नहीं। तीसरे वर्ग ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानते कि आप जो है समानता की बात क्यों नहीं करते हो, सबको बराबर टैक्स दो तब तो ठीक है। तो वो वॉकआउट कर दिया था और वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो क्यों हुई? करों में अत्यधिक वृद्धि होने पर महंगाई बढ़ने से जीविका का संकट, यानी जो पाव रोटी थी जो वो खाते थे वो बहुत महंगी हो गई थी, तो लोगों को जीविका का संकट, अब जिए कैसे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, तो तब ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला है कि फ्रांस के समाज किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए। ये बड़ा प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति से किस वर्ग को फायदा मिला, किस वर्ग को फायदा मिला, तो इसका उत्तर है तृतीय एस्टेट को, थर्ड वर्ग को, तृतीय एस्टेट को, है ना, एस्टेट को फायदा मिला, क्योंकि इन्होंने ही तो जो है क्रांति की थी और उसके एवज में फिर ये समानता की बात हुई थी, है ना। अब ये प्रश्न तो एक हो गया, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मिटाती हूँ। जो प्रश्न 2 मिले हुए हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से किस तबके को फायदा मिला, तो उसका आंसर है फ्रांस की क्रांति से तृतीय एस्टेट को, यानी तीसरे एस्टेट को फायदा मिला था, ठीक है। इसी के उसमें एक और प्रश्न है 8 इसी के अंतर्गत कि इससे किन को अपने अधिकार छोड़ने पड़े थे, है ना। अगला प्रश्न अलग से भी हो सकता है और ये इसमें जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो
9 हम करेंगे या 8 में कंटिन्यू करेंगे इसको कि फ्रांस की क्रांति से किस वर्ग को अपने अधिकार छोड़ने पड़े थे? किस वर्ग को अपने अधिकार छोड़ने पड़े? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उसी में है, 8वें का कंटिन्यू है आगे, इसमें है तृतीय और द्वितीय वर्ग को, है ना, नहीं सॉरी, प्रथम और द्वितीय वर्ग को, प्रथम व द्वितीय एस्टेट को, अर्थात पादरी एवं कुलीन वर्ग को अपने अधिकार छोड़ने पड़े थे, है ना, छोड़ने पड़े थे। और क्या अधिकार थे इनको? विशेष अधिकार मिले थे ना कि ये टैक्स पे नहीं करते थे, है ना, नया टैक्स लगाते थे, तो ये सारी चीजें इसमें थी, तो इनको ये अधिकार छोड़ने पड़े थे इस क्रांति के द्वारा। यही तो मांग की गई थी तृतीय वर्ग द्वारा। जो असेंबली, जो वारसाई के महल में एक सभा बुलाई गई थी करों को बढ़ाने के लिए, तो 2 वर्ग बैठे हुए थे, तीसरा पीछे खड़ा था और उन्होंने कहा कि ये टैक्स पे नहीं करेंगे। तो तीसरे वर्ग ने कहा भाई समानता की बात होनी चाहिए, ये क्यों नहीं टैक्स पे करेंगे? उन्होंने कहा अगर ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम इस सभा को वॉकआउट करते हैं। वो बाहर चले गए थे और जाकर उन्होंने एक टेनिस के स्टेडियम में खड़े हो गए थे और वहाँ अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। जितने वर्ग वहाँ खड़ा था सब ने अपने आप को नेशनल असेंबली, और आगे चलते वही नेशनल असेंबली बनी, उसी ने संविधान बनाया था। ठीक है, क्रांति हुई थी इसी को लेकर। तो ये इसमें अपन ये उत्तर आएगा, यानी पहले का बड़ा सा उत्तर है तो उसको टुकड़ों में 2 हो सकता है या 1 भी बना सकते हो। तो किस वर्ग को फायदा हुआ? तो थर्ड एस्टेट को, यानी सामान्य वर्ग को। और किसको अधिकार छोड़ने पड़े? तो पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को, अर्थात थर्ड स्टेट को और फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को अपने अधिकार छोड़ने पड़े थे। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के लिए फ्रांस की क्रांति ने क्या विरासत छोड़ी? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहें हम कि 19वीं व 20वीं सदी के लिए फ्रांस की क्रांति ने कौन सी विरासत छोड़ी? तो इसका आंसर है कि उन्होंने क्या दिया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, है ना, ये विचार दिए, ये विचार छोड़े, है ना। नई जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उपनिवेशों से जो मुक्ति का था, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो इन्होंने बातें कही थी वो सभी क्रांति का स्रोत था कि समाज में सभी वर्ग समान है, तो कोई किसी पर शासन नहीं कर सकता है, सभी स्वतंत्रता के हकदार हैं। तो इसी को लेकर सभी जगह क्रांतियां हुई। तो इसका आंसर है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो विचार हैं उनको विरासत के रूप में छोड़ा। ठीक है, अगला एक प्रश्न है इसमें, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। अब इन्होंने क्या बात कही है? अगला प्रश्न है कि उन अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं, अधिकारों की सूची बनाएं। अब ये प्रश्न आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, जो हमें मिले हुए हैं और
जो फ्रांस की क्रांति में भी मिले, जो फ्रांस की क्रांति के समय भी थे, जो फ्रांस की क्रांति है ना, जो हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम जो है, तो ये था कि कौन से वो अधिकार हैं जो कि हमें मिले हुए हैं, उनकी सूची बनानी है और जिनका उद्गम फ्रांस की क्रांति के समय में हुआ। तो आओ हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। हमें कौन से मिला है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ये मिले हुए हैं ना, लेकिन इसका उद्गम कहाँ हुआ? फ्रांस की क्रांति में हुआ। तो हम देखते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भी बहुत सारे हैं, शिक्षा का अधिकार, है ना, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इस प्रकार से। और जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब कुछ मिला हुआ है। तो ये फ्रांस की क्रांति के समय कौन से थे? स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे ये, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो बंधुत्व तो इन सब चीजों में जब है तो आ ही जाता है। तो मेनली स्वतंत्रता समानता का जो अधिकार है, जो हमें मिला हुआ है अभी, उसका उद्गम जो है फ्रांस की क्रांति के समय में हुआ था। ये उसका आंसर है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। अब एक और प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार का जो विचार है उसमें अंतर विरोध थे? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 11, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे। अंतर्विरोध थे। तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि इन्होंने गरीबों को और स्त्रियों को या महिलाओं को, है ना, मताधिकार से वंचित रखा था, मताधिकार से वंचित रखा था, ठीक है। यानी इन्होंने मताधिकार का अधिकार किसको दिया था? 21 वर्ष प्राप्त हर उस व्यक्ति को जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है टैक्स पे करता हो। और महिलाओं को तो दिया ही नहीं था। फिर महिलाओं ने अलग से आंदोलन किया और अंत में जाकर 1946 में, यानी कितने लंबे 100-200 साल बाद जो है, कहाँ 1794 91 और कहाँ जाके 1946 में 100-150 साल बाद जो है इनको मताधिकार महिलाओं को मिला था, है ना। मताधिकार मिला किसको? महिलाओं को। ये भी आप मेंशन कर सकते हो, महिलाओं को, है ना, महिलाओं को, ठीक है। एक और प्रश्न, मतलब अंतर विरोध तो थे ही सही, क्योंकि आप इधर तो सार्वभौमिक बस मताधिकार की बात कर रहे हो और इधर कह रहे हो कि ऐसे उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार है जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हो। तो समाज के बहुत बड़े तबके को जो है मताधिकार से वंचित कर दिया था। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार कैसे हो सकता है? उसके अलावा जो जितना संपन्न होता था, यानी जो जितना टैक्स पे करता था, उसके मत का मूल्य उतना ही ज़्यादा होता था फ्रांस में, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा एक प्रश्न और बचा है आपकी पुस्तक से। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, अभी लाइन लग जाएगी, प्रश्न तो इतने सारे हैं इस क्रांति में, पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपकी किताब में, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पहले बता दिए, ठीक है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 12, नेपोलियन के उदय को
कैसे समझा जा सकता है? समझा जा सकता है। तो इसमें हमें लंबा क्वेश्चन है, लंबा आंसर लिखना पड़ेगा कि जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन में अंतर्विरोध थे, अंतर्विरोध थे, यानी जो 1794 में जो कन्वेंशन का शासन आ गया था, जो अतिवादी था ना, रेबेस्पियर को फांसी में लटका दिया था, उनका शासन का अंत हो गया था। तो जो संपन्न वर्ग था, तीसरे वर्ग का, थर्ड स्टेट का संपन्न वर्ग था, उनके हाथों में सत्ता आ गई थी। तो उन्होंने एक व्यक्ति की कार्यपालिका न करके 5 सदस्य बनाए थे। उन 5 सदस्यों में आपस में अंतर्विरोध थे। उनकी ऐसी जो गतिविधियां थी, जो कार्यप्रणाली थी, उसके चलते एक नए उसको नेतृत्व को जो है मौका मिला। और उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ क्रांतिकारी आधुनिक विचार दिए थे, जिसके कारण उनको जो मौका मिला है, कन्वेंशन में अंतर्विरोध थे, जिसके चलते नेपोलियन को मौका मिला, है ना। और उसके अलावा क्या किया इन्होंने? नए विचार दिए, नए आधुनिक व क्रांतिकारी विचार दिए। ये विचार कौन से थे? निजी संपत्ति की सुरक्षा, निजी संपत्ति की सुरक्षा एवं समान दशमलव प्रणाली, समान दशमलव प्रणाली, है ना जी। तो लोगों को लगा कि जब इसने एक नया आधुनिक रूप से सामने आया उभर के, और क्या किया कि नई दशमलव प्रणाली थी। पहले माप की अलग अलग प्रणालियां थी, स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इसने एक समान जो है दशमलव प्रणाली चलाई नाप तोल के लिए। उसके अलावा इन्होंने निजी जो संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया। और इस प्रकार से लोगों को लगा कि ये तो जो है प्रेरक है, और ये तो जो है उत्थान करने के लिए आया है। तो सभी जगह इसको पसंद किया गया है ना, लोगों ने स्वागत किया। और यूरोप के बहुत सारे देशों में पुराने राजतंत्र को खत्म करके नए राजतंत्र गठित हुए थे। और नेपोलियन ने अपने जो रिश्तेदार थे उनको उन जगहों पर बिठाया था, और फ्रांस का बहुत बड़ा जननायक बना था। लेकिन होता है ना कि किसी के उत्पत्ति में ही उसके अंत के बीज होते हैं। जब सत्ता मिलती है तो मद भी आ जाता है। तो इसमें भी बुराइयां आती गई। हिटलर और नेपोलियन को जो है तानाशाह के रूप में जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता जिसकी ये बात लेकर चले थे, जिसके लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो खत्म हो गई थी, है ना। और लोगों को बेचारा व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए फिर से वो हुआ, आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, और वाटरलू के युद्ध में इसको नेपोलियन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, मृत्यु भी हो गई। और इस प्रकार से इसका अंत हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए हैं। और भी प्रश्न बनते हैं जो आ सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है, जो आपकी किताब में भी नहीं दिए थे, वो प्रश्न भी कराए हैं जो कॉमन सेंस वाले हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई, महिलाओं को कब अधिकार मिला, तो 1946 में मिला था, है ना। और कौन सा तब का वंचित था, तो उसकी बात करेंगे। तो महिलाएं इससे वंचित थी फ्रांस की क्रांति से, उसको लाभ नहीं मिला था। किसने अपने अधिकार छोड़े, तो कुलीन वर्ग ने, पादरी वर्ग ने छोड़े, तृतीय वर्ग को फायदा मिला। इस प्रकार के प्रश्नों के सारे उत्तर देने की कोशिश की है। बाकी आप अपने से करना, है ना, करके मजा आएगा। और ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, जरूर बताना। और अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएं, जिससे हम आगे की वीडियो में वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, है ना। आपकी इच्छा अनुसार आप लोग जैसा बोलते हो, कमेंट में जैसा डालते हो, वैसा वैसा मैं करती जाती हूँ। तो बताना कितनी हेल्पफुल रही। और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर दिए जाते हैं। कई बच्चे कुछ वीडियो जो छूट गई हैं उनकी लिंक मांगते हैं, मैडम ये वाली लिंक वो दे दो, दूसरी दे दो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी वीडियो आपकी छूट गई है, जो भी नई जब भी डलेगी आपको मिल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बार
मैं नहीं पूरी सारी शेयर कर पाती हूँ, आपके टीचर अब तक नहीं पहुँचा पाते, किसी कारणवश स्किप हो जाता है, तो कम से कम आप अगर सब्सक्राइब करें हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुँच जाएगा। क्योंकि पूरे साल हमको जुड़ के चलना है, अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको करवानी है, क्वेश्चन आंसर आपको करवाने हैं, टेस्ट आपके लेने हैं, ये सब पूरी साल में आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं शेयर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों का दायरा बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े, तो हर किसी को पर्सनल जवाब दे पाना भी, पर्सनल लिंक शेयर कर पाना भी, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी आप लोगों की समस्या सुलझा सकूँ। तो ज़रूर ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।